नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। एक नई सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से आप सभी तक वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहुंचेंगे जो UPSSSC द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षाओं हेतु वर्ष 2015 से अब तक संपन्न UPSSSC की विभिन्न परीक्षाओं के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनके प्रश्न होंगे, टॉपिक वाइज होंगे और सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है और आपको बता दें, आगामी कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है उसके लिए आप यह सीरीज उपयोगी होने वाली है। यूपी पुलिस हो, UPSI हो, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, जितनी भी परीक्षाएं SSC GD भी हो उसके लिए उपयोगी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो कंठ तालु है, इसके लिए ट्रिक बताई जा चुकी है, KTOM करके बताया एक वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है तो इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, इसमें अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऐ। कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए और ऐ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? सही उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण कौन सा है? आ और हा, इसके बाद विसर्ग जो होता है ये कंठ वर्ण है, जिसे आप आहा कहते हैं सामान्य भाषा में, अंक और आहा, तो ये आहा शब्द इसे विसर्ग बोलते हैं और ये आहा और विसर्ग ये क्या है? कंठ वर्ण है। कैसे याद करेंगे विसर्ग कंठ वर्ण है? तो जो विसर्ग आता है यानी आहा आता है वो लास्ट में ही आता है और जो आ आता है वो प्रारंभ में आता है। आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, प्रारंभ किया कंठ से तो लास्ट भी कंठ से कर दो, तो इस तरह से लिंक करके याद हो जाएगा कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। वीडियो में बताया हुआ है, ट्रिक वाले वीडियो में, तो देखिएगा जरूर। विकल्प भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आ। लघु हुआ। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, निम्न में से का वर्ग उच्चारण स्थान कौन सा है? KTM 2 करके ट्रिक आपको याद कराई गई होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कंठ। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? सही उत्तर हो जाएगा घा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो घा। घा व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है क्योंकि घा कंठ वर्ण है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ग्रीवा ध्वनि। कंठ हो, मूर्धा हो, दंतोष्ठ हो, ये सभी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं, तो ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा, कंठ एवं दंतोष्ठ देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनियाँ हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहलाता है, वह इस वर्ग में शामिल है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? इससे प्रश्न पूछा गया तो वह याद रखिएगा, दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। इसके बाद ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में? सही उत्तर हो जाएगा पा, फा, बा, भा। ओष्ठ हो जाएगा विकल्प ए, 11 का ए हो जाएगा। वर्ण और उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, ये आप याद पढ़ सकते हैं इसको। फिर से प्रश्न रिपीट किया हुआ है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं तो ओष्ठ होते हैं। KTM 2 वाले में आ जाएगा, ये ओ से ओष्ठ हो जाएगा। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? सही उत्तर हो जाएगा सी, मूर्धन्य है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा? तो ये मूर्धन्य चा, छा, जा, झा ये मूर्धन्य के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये तालव्य व्यंजन है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? तो दंत वर्ण कौन सा नहीं है? या नहीं है। ता, ला और दा ये क्या है? दंत वर्ण है, विकल्प डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है?
जब आप छा का वर्ण किस वर्ण के बाद आता है तो उत्तर हो जाएगा का। डॉक्टर हरदेव बाहरी के राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द तत्पश्चात का इसके बाद छा वर्ण आता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया, सिर्फ इसी में नहीं पूछा गया, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है। छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्न में ओष्ठ कौन सा वर्ण है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो उ हो जाएगा, उ ओष्ठ वर्ण है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसमें आपको दीर्घ स्वर बताना है। तो इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ आ हो जाएगा। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर तथा संयुक्त स्वर। और मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं, संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। ई, चा, छा, जा, झा, न्या आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो आप जानते हैं इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। इन सभी का तालव्य व्यंजन है ये सभी। प्रश्न संख्या 20 देखिए, फिर से रिपीट किया और लगभग वही प्रश्न है, बस इसमें स्वर नहीं है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा तालु से। 20 का सी हो जाएगा। कंठ तालव्य कौन सा है? इसके शॉर्टकट बताया गया था केटी करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऐ कंठ तालव्य है। तो कंठ तालव्य, ए, ऐ कंठ तालव्य है। उ ओष्ठ है, रा सा मूर्धन्य है और आ कंठ ध्वनियाँ है। 22, ऐ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। अभी इस वीडियो के लास्ट में प्रयास करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें ऐड कर दें, क्योंकि वहाँ से काफ़ी प्रश्न बने हैं। तो वीडियो के बाद में आप देखिएगा तो वहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान मिल जाएंगे। इसमें भी आप देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। कंठ तालव्य हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये दंत सा बोलते हैं, नहीं मूर्धा सा बोलते हैं इसको। और 23 का डी हो जाएगा। जो सा बना हुआ है इस सा को मूर्धा सा बोलते हैं, या उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 23 का डी हो जाएगा। 23 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा 23 का डी। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा कंठ तालव्य। देखिए कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। या का उच्चारण स्थान बताना है, तो या का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। और ये कैसे याद करना है अभी आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में। प्रश्न संख्या 25 हो गया। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वर्त्स व्यंजन। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से यानी दंत मूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो वे ऐसे उच्चारण स्थान को वर्त्स व्यंजन कहते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? सही उत्तर हो जाएगा बी, झार। आप स्वर वाला टॉपिक देखते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। याद रखिएगा हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वे हैं जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित होते हैं। व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अगला प्रश्न आ गया, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए इसका आंसर कहीं कहीं एक सा आंसर नहीं मिलता है इसका कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है। गूगल करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो उसमें 2 ही मानते हैं। कुछ और पुस्तकें आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 3 भी मिलता है कि मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व लिखा हुआ है, दीर्घ है तो उसमें प्लुत भी मान लेते हैं। तो ये प्रश्न इसमें आपको ही चुन लेना है क्योंकि इसमें अलग अलग उत्तर मिलते हैं। तो मात्रा के आधार पर जिस बुक से हम ये आपको प्रश्न करवा रहे हैं इसमें तो 2 माना हुआ है।
इसके बाद टेक्स्ट बुक में भी जाकर देखा तो वो भी 2 मानते हैं। गूगल में भी करेंगे मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार तो शायद 2 ही आ रहा है। अब आप किसकी बात मानते हैं, गूगल में जाएंगे या फिर टेक्स्ट बुक में, तो 2 ही मानते हैं और इस बुक में भी 2 मान रहे हैं। तो ये प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं कि आ ही जाए, अब आ जाएगा तो इसमें 2 और 3 में आपको जाना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको 3 भी मिलता होगा। ठीक है, तो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप इसमें क्या मानेंगे। आप उत्तर कमेंट करके बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर क्या होना चाहिए। आपने भी कहीं पढ़ा होगा, किसी से पढ़ा होगा, तो आप बताइए इसमें आप क्या मानेंगे। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। विकल्प भी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है, आ ई उ री। मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर आ को कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त कौन सा नहीं है बताना है। तो ए ये संयुक्त हैं, ऊ नहीं है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। ओ संयुक्त स्वर नहीं है, जबकि ए तथा ओ संयुक्त स्वर हैं। जिन स्वरों का निर्माण 2 स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का निर्माण आप और ई के साथ होता है, आप, और ए से ए बनता है आप, और ऊ से ओ बनता है आ, और ओ से ओ बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ई दीर्घ स्वर नहीं है, विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा होगा, तो दीर्घ आ हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, तो यही तो स्वर हैं। तो उच्चारण के समय की दृष्टि से मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। देखिए यहाँ पर मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद ही, ये पुस्तक अलग अलग, अभी वहाँ 2 माना, यहाँ पर 3 लिख दिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये प्रश्न अलग अलग पुस्तकों में आपको पहले ही बता रहे हैं कि अलग अलग मिलता है, तो इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि यही मानिए। हाँ, अगर इसका लॉजिक हमें सही मिला तो आपको ज़रूर बताएंगे कि इसको क्या मानना चाहिए। जैसे मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 11, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको गुरु स्वर कहते हैं। दुगना समय लगता है और तिगुना लगेगा तो प्लुत हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हैं आ ई उ। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, अभी आपने देखा दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ई दीर्घ स्वर है। आ ई उ दीर्घ स्वर हैं, 3 दीर्घ स्वर हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा डी ओ। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अग्र स्वर, मध्य, पश्च, विपरीत नहीं आएगा, विपरीत स्वर नहीं आएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। ये किसके भेद होते हैं, मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध, अर्धसमृद्ध। अर्धविपरीत स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धविपरीत का। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, ऊ है पश्च समृद्ध स्वर है, ऊ पश्च समृद्ध स्वर है, 16 का डी हो जाएगा। अग्र स्वर, इसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर सामान्य हिंदी नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर ये बढ़िया मिल जाएगा। इसको बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको याद करवाया, वहाँ पर याद कर सकते हैं जाकर। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या है, अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंक और अयोगवाह हैं। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र। अनुसार किसका कार्य करता है, तो अनुसार पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं 19,
ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? तो अंक और आह, विकल्प भी सही हो जाएगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं निरनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक स्वर। जैसे आ, जब स्वरों का उच्चारण स्थान केवल मुख से होता है तो उन्हें निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु वाला। तो विकल्प सी इस प्रश्न का हो जाएगा, चांद और सांस। अगला देखते हैं, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनियाँ कहा जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा द्वित, प्लुत, ह्रस्व, संयुक्त। ये स्वर का वर्गीकरण है, द्वित तो नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, यहाँ से व्यंजन प्रारंभ हो जाते हैं। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा जा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएगा गा। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो विकल्प सी हो जाएगा बा। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है? तो महाप्राण क्या होता है आप जानते होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा देख लीजिए, इतने में से हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का वर्ग का खा या दूसरा है, और चा छा दूसरा इसका भी आ गया टा। तो विकल्प हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है महाप्राण के अंतर्गत। प्रश्न भी बन गया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन कहलाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? सही उत्तर हो जाएगा जा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में स्पर्श संघर्षी व्यंजन 5 हैं, चा, छा, जा, झा और न्या। कहीं कहीं पर न्या को नहीं मानता तो इनकी संख्या 4 भी मानी जाती है। कई पुस्तकों में ये भी मिल जाएगा। तो ये भी डाउट भरा प्रश्न रहता है कि 5 माना जाए या 4 माना जाए। हालांकि अभी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन 4 भी माना जाता है और 5 भी मिलता है अलग अलग। तो आप देख लीजिएगा विकल्प अनुसार, हो सकता है 4 दे तो 5 न दे। अगर नज़दीकी दे दिया तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, और हो सकता है बाद में प्रश्न को आयोग द्वारा हटाना पड़े। दोनों बातें निर्भर करती हैं। तो 4 वर्ग को ऐसे कहा जाता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, लेकिन कहीं कहीं पर 4 भी मिला है, हम ये कहते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? कौन कौन से स्पर्श व्यंजन, जितने वर्ग हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का, चा, पा और दा। प्रश्न संख्या 8, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं, और हिंदी में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एक विशिष्ट व्यंजन शामिल हो, इस आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी में कुल 53 वर्ण अब हो जाएंगे। तो 53 याद रखिएगा, 53 वर्ण होंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो 52 है, लेकिन अब एक और शामिल हो चुका है, आपको बताया, तो 53 याद रखिएगा। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो हा हो जाएगा। और संघर्षी व्यंजन 4 हैं, सा, सा, सा और हा। रा का विवरण क्या है? रा कैसा है? तो रा वर्ण वर्त्स, लुंठित, सघोष और अल्प प्राण व्यंजन है। तो विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक है तो ला होता है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? तो इसमें भी इसका ला हो जाएगा, रिपीट किया हुआ। 15 प्रश्न संख्या देखते हैं, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। सही उत्तर हो जाएगा खा। खा स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। का घोष एवं अल्पप्राण, गा घोष एवं अल्पप्राण, और घा घोष तथा महाप्राण है।
प्रश्न संख्या 16, सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें बा हो जाएगा, बा सघोष वर्ण है। विकल्प सी सही हो जाएगा। सघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये आता है, और सब स्वर 11 लावा। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो ज्या हो जाएगा विकल्प ए। अघोष वर्ण कौन सा है? तो विकल्प डी हो जाएगा सा। अघोष वर्ण कौन सा है? पा हो जाएगा विकल्प ए, 19 का ए हो जाएगा। 20, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्म। अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा सघोष। ऊष्म बोल दिया है गलती से, सही उत्तर होगा सघोष। आपको एक बात फिर से बता दें, कभी कभी क्या होता है कि उत्तर दूसरा होता है और हो सकता है दूसरा बोल दें, तो उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। प्रयास यही रहता है कि सही बोलें ताकि आप अगर सुन भी रहे हैं तो भी आपको लाभ हो। तो प्रश्न संख्या 20 क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सघोष है जिसका वर्गीकरण नहीं है। तो घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजनों के रूप में किया जाता है। प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण स्पर्श संघर्षी, नासिक, अर्धस्वर, पार्श्विक, लुंठित और उच्छिप्त के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 21, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 वर्गों में कौन कौन से? तो एक होगा घोष और एक होगा अघोष। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो सा, 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 हा, विकल्प डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? तो गा होगा, विकल्प सी। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो हा होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। 24 का 25, छा से ढ के बीच कौन सा अक्षर है? तो आप लिख कर देखेंगे, काटते जाएंगे तो न्याय निकल के आएगा, विकल्प 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। छा से ढ के बीच। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो 11 लावा कहते हैं। तो ये लिखा हुआ कि इसमें विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो 11 लावा, तो विकल्प सी हो जाएगा, वाह इसमें। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो 11 लावा, विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा या। अंतस्थ से फिर एक प्रश्न 30 पूछा गया तो इसका उत्तर हो जाएगा ला, विकल्प है 30 का ए। 31 फिर वही है कि 11 अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो अंतस्थ हो जाएगा, विकल्प भी सही हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं ये बताना है। तो अंतस्थ हैं 4, ऊष्म हैं कितने? 4, 4 4 कितने हो जाएंगे? कुल 8 हो जाएंगे, विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, घा क्या है? टा वर्ग में नहीं है। वह व्यंजन है, अंतस्थ है, विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? रिपीट करके यह प्रश्न, तो प्रश्न संख्या 35 का ए हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद छा दिखाई देता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा व्यंजन दिखाई देता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बी, सा। 38 का देखते हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा लिपि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, किससे बनता है? तो जा और न्या से मिलकर, स्वर रहित जा और न्या।
प्रश्न संख्या 41, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित कौन से हैं? तो छात्रा, ज्ञासरा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अक्षर कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको व्यंजन भी मिल जाएगा। तो ये भी प्रश्न, इसमें भी अलग अलग पुस्तकें अलग अलग उत्तर मानते हैं। तो यहाँ पर विकल्प एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 का डी हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो अयोगवाह कहते हैं। आप देख रहे हैं एक प्रश्न रिपीट करते हुए आ रहे हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? तो हा को काकल्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखते हैं। जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे हा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, काकल्य। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान काकल्य है। हा व्यंजन को स्वर यंत्रमुखी का काकल्य वर्ण कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण के समय वायु बिना किसी उच्चारण स्थान का स्पर्श किए मुख से तेज प्रवाह से निकल जाती है। हा सघोष व्यंजन भी है। प्रश्न संख्या 47, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल क्या है? संपृक्त ध्वनि है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए, शब्द को। प्रश्न संख्या 50, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और लघुत्तम इकाई पूछता है, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा जाए तो हो जाएगा शब्द। अंतर है दोनों में, ध्यान से देखिएगा। तो विकल्प सी हो जाएगा 50 का सी। ये हुआ पहला टॉपिक कंप्लीट, वर्णमाला। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।